हाँ, बताइए अपना क्वेश्चन बताइए। अब अपना क्वेश्चन बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि एक केस का दो कोर्ट में सुनवाई हो सकती है क्या? जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में हाथरस में चल रहा है वो सुनवाई, उसके साथ ही साथ इलाहाबाद कोर्ट में भी चल रहा है। तो सर क्वेश्चन ये है कि दो कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल सकती है क्या? क्योंकि इसमें सुई मोटो ऑर्डर उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में फाइल किया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनका क्वेश्चन ये है, जो आप में से जो लोग नहीं सुन पाए हैं, ये कह रही हैं कि सर अभी हाथरस का जो रेप केस हुआ उसमें मैंने ये सुना कि इलाहाबाद कोर्ट में भी केस चल रहा है, स्यूमोटो कॉग्निजेंस ले लिया गया है माननीय इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, और एट द सेम टाइम उन्होंने ऐसा ये भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक केस का दो जगह एक ही साथ सुनवाई हो सकता है? ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ये बात इनका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो आपके पास दोनों राइट होता है कि या तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास चले जाएं या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आर्टिकल 32 को यूज करके, 32 को यूज करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला। या फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट में चले जाएं। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो चीज है ये तो क्लियर है कि दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं या दोनों के दोनों जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके का चीज होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या हो रहा है, हाईकोर्ट में पहले देख लेते हैं कि चीजें किस तरीके से चल रही है, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम भी कर देंगे, हम भी ऑर्डर पास कर देंगे कुछ, अभी एक बार देख तो लेते हैं कि हाईकोर्ट क्या कर रहा है। यदि हाईकोर्ट सब चीज सही से कर ही रहा है तो फिर हम क्यों फालतू का एक ही साथ करेंगे। तो ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आप वेट कर लीजिए, देख लेते हैं। ऐसा कई बार सुप्रीम कोर्ट आपको हाईकोर्ट भेज देता है। आप मान के चलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो कई बार आपको भेज देगा, रिमांड कर देगा हाईकोर्ट में कि आप यही राइट जब हाईकोर्ट के पास है, आप जा सकते हैं इस राइट से, तो हाईकोर्ट से जाकर के देख लीजिए पहले, उसके बाद हम यहाँ पे आकर के उसके बाद कर लीजिएगा। तो दोनों जगह फाइल किया गया है। एक और टेक्निकल पॉइंट यह है कि दोनों जगह जो फाइल किया गया है, दोनों का जो इशूज है वो अलग अलग है। ठीक है, एक में स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया गया है, दूसरे में कुछ और इशूज है। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली एक इशू, जो मान के चलिए कि जैसे अभी यहाँ पे जो 1998 में जजमेंट जो आया था, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें ये कहा गया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था कि बताया गया, पूछा गया कि ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का नाम आप आंसर दीजिए। ठीक उसी प्रकार जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है, इशू को फॉर्म कर देता है, आपके पूरे लंबे पिटीशन को रिड्यूस करके 4-5 क्वेश्चन में लग देता है। तो बेसिकली दोनों इशूज एक साथ, दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। यदि केस सेम है, इशूज अलग अलग हैं, तो उस सिचुएशन में किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे तो रेप के केस डील हो रहा है, मतलब ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यदि सुप्रीम कोर्ट में इसी केस से रिलेटेड ये इशूज बने कि क्या विक्टिम को कंपनसेशन देना चाहिए रेप के केसेस में या नहीं, तो ये इशूज देखिए अलग है। केस जरूर सेम है लेकिन इशूज यहाँ पे अलग है। जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोर्ट से वो अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ और पूछा जा रहा है, हाई कोर्ट में कुछ और बात चल रहा है। केस एक ही है लेकिन इशूज अलग है। तो नॉर्मली जब इशूज अलग अलग होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, हालांकि जो प्रैक्टिस है उसमें क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल देंगे कि जब एक साथ चल ही रहा है उधर मैटर, तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद देख लेंगे। तो आप भी एग्री कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यदि दोनों अलग अलग इशू है तब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप चाहें तो कहीं भी जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, आपकी मर्जी। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपकी हैसियत क्या है, कितना पैसा है आपके पास। ज्यादा पैसा होगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पैसा थोड़ा कम होगा तो फिर आप हाई कोर्ट में वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वकील का पैसा भी ज्यादा लगता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें हुई, या फिर मान के चलिए चेन्नई में कोई कांड हुआ है तो आप दिल्ली में आएंगे, ये प्रोबेबल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए आना, लेकिन वहीं आप मद्रास हाईकोर्ट में जाना आसान हो सकता है, तो वहां पे जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, फैक्ट पे, और इशूज क्या क्या है उस पे। समझ में आ गया बात? यस क्लियर। सर सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू की गई है, हैबियस कॉर्पस अप्लाई किया हैवियस गया है। कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस, रिट इशूइंग पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सिमिलर है। हाई कोर्ट का कई मामलों में ज्यादा है पावर, तो रिट दोनों जगह से इशू किया जाता है। ठीक है,
हैवियस कॉर्पस बेसिकली तब इशू किया जाता है जब आप किसी के बॉडी को, जब पुलिस जो है किसी के बॉडी को कन्फाइन कर लेगा। किसी के बॉडी को होता है ना, गांव में आप लोग में से जो गांव के होंगे वो जरूर सुना होगा कि पुलिस आती है रात में और घर से किसी को उठा करके लेके चली जाती है। कहां ले गई, कहां रखा है, 5 दिन से गायब है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, वो आपको गाली गलौज करेगा, लाठी से मारेगा। आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस के पास जाएंगे, वो भी वही काम करेंगे। तो क्या करोगे? आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? तब कोर्ट के पास जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। तब आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट को बोलते हो कि मिलॉर्ड, इस व्यक्ति को ये पुलिस उठा लिया, पता ही नहीं चल रहा कहां ले गया, कहां ले गया। नहीं, ये तो ये भी नहीं बताया कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया, कहां ले गया, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। ना तो लॉयर का असिस्टेंस उसको दिया गया। ये तो ग्रेव वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि ब्रिंग दिस बॉडी टू माय कोर्ट। इसी ऑर्डर को कहते हैं हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी, ठीक है। क्या कहते हैं कि ब्रिंग, तो पुलिस को आदेश देगी कि किसी भी सूरत में हम तुमको 24 घंटे का दे रहे हैं, 10 घंटे का, 5 घंटे का, 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, पूरे बॉडी को जिसको तुम गायब किए हो मेरे कोर्ट में लेकर के आओ। नथिंग डूइंग, मैं नहीं सुन रहा है कि तुम क्या किया, नहीं किया, गलत सही किया, जो हुआ तो बाद में देख लेंगे। पहले उस बॉडी को मेरे थाने में मेरे कोर्ट में लेके आओ। जिंदा लाओ, मुर्दा लाओ, जैसे लाना ले आओ, उसको पहले मेरे पास लेकर के आओ, उसके बाद देखेंगे। तो हैवियस कॉर्पस मतलब यही होता है। अभी हैवियस कॉर्पस का इसलिए इन्होंने लगाया है क्योंकि ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ये क्या कर दिया, बंद कर दिया, कन्फाइन कर दिया इनके मेंबर्स को, पता ही नहीं चल रहा है, बाहर ही नहीं जाने दे रहा है, वो कहां क्या कर रहा है, किसी से मिलने नहीं दे रहा है। तो एक हैवियस कॉर्पस, चूंकि ये कन्फाइन कर दिया है, तो इसीलिए हैवियस कॉर्पस का यहाँ पे चीजें रिट लगाई गई है। तो हैवियस कॉर्पस दोनों इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। डिपेंड करता है कि आप कहां पे जाते हैं, कहां पे रेमेडी को सीक करने के लिए आप कहां पे जाते हैं, डिपेंड करता है आप पे। और मैं क्या पूछ रहा था और कहां से कहां बात आ गई? मैं पूछ रहा था कि रिटायरमेंट एज, सर वो जज के हाथ। हाँ, रिटायरमेंट एज को बढ़ाने में क्या नुकसान हो सकता है? तो एक मैडम ने कहा कि, मैं नाम भूल गया आपका, आपने कहा कि इनको जो न्यू कमर्स है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको थोड़ा अमेंड किया, उनका सोचना सही था, बट मैंने उसको थोड़ा अमेंड किया और मैंने कहा कि देखिए, न्यू कमर को मौका तो मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है, ये चीज हो सकता है। ठीक है, इस बात को कंसिडर हम करते हैं। दूसरा, क्या आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बताइए। आप में से किन्हीं का माइक ऑन है? आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। सर मतलब मैं कुछ कहूंगा इस हाँ पे, हाँ, कहिए पर पता कहिए नहीं कहिए। पता नहीं सही है या अरे गलत कोई है। बात नहीं, सही मुझे गलत लगता है कुछ सर, नहीं हो। जैसे उम्र बढ़ती है सर, तो स्टेट की जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि अच्छा, जो एक्सपेंसेस हैं वो तो वो तो जाते ही हैं। उम्र बढ़ती है तो फिर उनका मतलब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उनका मेंटल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है कि वो स्टेबल रहे। और फिर सर एक्सपेंसेस जो है वो भी बढ़ते ही हैं उम्र के साथ साथ। तो ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मैं लॉजिकल सोच रहा हूँ या नहीं। वो आपको पता लग जाता है अंदर से कि आप लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं अंदर से। वी सर आर, आई शायद मीन, इनके सेल्फ जज सर ना, अपने आप पता शायद चल ना जाता इनके है। कहने का मतलब ये है यस कि सर, सैलरी इसीलिए। जो सैलरी है वो सर उनकी सर इंक्रीज होती रहती है, मतलब हर 1 साल 2 साल 7 साल के अंदर अंदर। हाँ, अच्छा। तो सर और ये कोई कहने का मतलब पॉइंट आप कहना चाहें? कोई और? कोई और भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बोलते हैं आप 4-5 लोग ही बोलते हैं। मतलब मैं क्लास को पार्टिसिपेटरी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई मुझे टाइम का वो नहीं है कि मतलब वो करना है, आपसे पैसा ले लिया और खत्म करो सिलेबस, और वैसा वाला मजा नहीं आता मुझे। आप बताइए, कुछ सीखना, जो लर्निंग प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए। आप बताइए, कोई यदि आप बोलना चाह रहे हैं कुछ तो बताइए, गलत होगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप बताइए कि क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे तो बता दीजिए, नुकसान छोड़ दीजिए, फायदे बताइए। सर फायदा तो यही है कि इतने साल की जो लॉ की प्रैक्टिस है जजेस की, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जस्टिस सर्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे। और एक्सपीरियंस जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा जजमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। और कोई? ठीक है, सारे लोग ने लगभग सही बताया है। बेसिकली जब हम एक जज, फाइन जज की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन जज की बात करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है। और ये इस बात का साक्षी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है डायरेक्ट वकीलों को लिया जाता है। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक्सपीरियंस। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जजशिप में।
और आपका एक्सपीरियंस से किस तरीके का डिसीजन देना है, किस तरीके से काम करना है, आपको पता चलता है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बना सकते। कोई एग्जाम लिया और पास कर गया, हो गया जज। ये कोई आईएएस आईपीएस वाली चीज नहीं है कि आप एग्जाम पास कर गए और बन गए डीएम। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो रिक्विजिट प्रैक्टिस चाहिए वो करने ही होंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, कोई मजाक बात है क्या? हाई कोर्ट का जज बहुत बड़ा पावर, इतना पावर होता है जिसका अंदाजा भी नहीं हो सकता आपको, ठीक है? तो उसके लिए प्रैक्टिस तो होना चाहिए। और यदि वो गलत तरीके से मिसयूज कर दिया पावर को, तो फिर पता है ना उनको रिमूवल का क्या होगा, सिचुएशन रिमूवल कितना मुश्किल होता है। अभी हम रिमूवल ऑफ द जजेस के बारे में भी नीचे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि वो प्रैक्टिस के बाद जाए। एक रिक्विजिट प्रैक्टिस होना जरूरी है, और एक रिक्विजिट प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके डिसीजन में दम होता है। एक्चुअली आपको डिसीजन पढ़ के मजा आ जाता है, क्योंकि आप पूरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को उसमें डालते हैं, किस तरीके से चीजें होती है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो चीज है, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आप रिफाइन करेंगे। ये बात सही है। नुकसान की यदि बात करें तो ये बात सही कहा इन्होंने कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। उस सिचुएशन में जो आउटपुट है वो इफेक्ट जरूर करेगा। यदि मान के चलिए कि यदि एक जज यदि 60 साल की उम्र में यदि हर मंथ यदि 10 जजमेंट दे रहा है, एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 65 या 70 या 80 साल के उम्र में वो घट करके 8 हो जाए, 7 हो जाए। तीन जजमेंट का हर महीने का लॉस होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो 7 जजमेंट दिया जाएगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा, और उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। तो दोनों है, इसका अपना ड्रॉबैक है और फायदे भी है। यहां तक कि यूएस तो आजीवन बोलता है कि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप जज होते हैं, नो रिटायरमेंट फॉर जज। यूएस ऐसा कर रहा है। यूएस एक अच्छा खासा डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया 70 साल, कनाडा 75, यूके 75। तो क्या आप ही सबसे बड़े होशियार हैं क्या, इंडिया ही? ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सारे और भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे क्यों बढ़ाया गया? कुछ तो कारण होगा, रिसर्च करा होगा, बहुत दिमाग वाले हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि हम ही लोग सबसे बड़े होशियार हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये जो चीज है मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए, बढ़ने से फायदा होगा, देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी देखिए, आप देखिए कि जो भी चीफ जस्टिस बन पाते हैं वो 1 साल 1.5 साल कुछ इस तरीके की जो है उनका टेन्योर होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट को भी मान के चलिए कि 1 साल 1.5 साल के बाद हटा दिया जाए तो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जब तक वो कुछ लाएंगे, कुछ करने का सोचेंगे, तब तक उनका टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनका 5 साल किया गया। तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई वगैरह को जो जजेस होते हैं उनको कम से कम 5 साल तो रहने दो। 5 साल रहने दो, उसके बाद देखो वो चेंजेस अलग तरीके से दिखने लगेगा। कोई आदमी कुछ सोचता है करने के लिए, उससे पहले रिटायर हो जाता है। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे यदि बढ़ जाएगा तो फिर इस तरीके का होगा। लेकिन कोई गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, करना नहीं चाहती इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि यदि कोई जज हमारे अगेंस्ट होगा और इसके एज को बढ़ा देंगे तो फिर मेरा गवर्नमेंट का तो वाट लग जाएगा। तो अपने टेम्पररी फायदे के लिए कोई भी गवर्नमेंट इसको जो है, अभी 2010 से ये पेंडिंग पड़ा है, जस्टिस वेंकट चलैया का कमेटी है, वो भी उसका रिपोर्ट पेंडिंग पड़ा है और इस पे कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। हालांकि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये चीज करा सकता है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से लेटर लिख करके बात करके गवर्नमेंट से चीजें हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे जो एज हैं वो बढ़ाए गए हैं, और वहाँ का जस्टिस सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि ये बात भी है कि हमारा जस्टिस सिस्टम खराब नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट जस्टिस सिस्टम में इंडिया का गिना जाता है, ठीक है, ये भी बात है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये सब डिबेट जो है पता होना चाहिए, ताकि यदि कभी जरूरत पड़े सब्जेक्टिव आंसर भी लिखने का तो कम से कम थोड़ा हिचकिचाइए नहीं, कम से कम आप कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर लिख सकते हैं। और क्या क्या लिखेंगे, यही सब सारी चीजें। ये कमेटी थी वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया कमेटी थी। हमारा पेंडिंग बिल अभी पड़ा है, इस पे बात नहीं हो रही है, हाईली कंट्रोवर्शियल है, दूसरे देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसा कंट्री है जहां पे रिटायरमेंट एज जजेस का है ही नहीं, तो आप अब आराम से कर सकते हैं कि यूएसए साहब। तो इस तरीके से जब हम डिस्कशन कर लिए पूरे टॉपिक पे, तब शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाएंगे, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसा रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज सबसे कम है, और ऑप्शन में दे दे इंडिया दे दे, यूएस दे दे, ऑस्ट्रेलिया दे दे, कनाडा दे दे, यूके दे दे, या फिर कोई 4 दे दे। तो आपको पता है ना 75 75 70 सबसे कम किसका हो जाएगा, इंडिया, क्योंकि 65। अरे ये सब तो कर लोगे ना, ये डायरेक्ट नहीं होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा सब चीज। नोट्स बनाने वाले सावधान हो जाएं, वो लिख लीजिए ये सब बात जो मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए।
क्वेश्चन यदि उलट पुलट के करके दे दिया ना, फिर भी आप बनाने के लिए मतलब सक्षम हो, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज फिर इतना मेहनत करने का क्या मतलब है, फालतू आपको पढ़ाते रहते हैं और आप मजे में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया, सब चीज क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है। किसी को कोई डाउट? और किसी को नहीं? कोई डाउट नहीं है? सही है, नो सर। आप लोग एक ही बार में समझ सर- जाते हैं। हाँ बताइए। सर मुझे पूछना था कि एडवोकेट जो होते हैं उनका भी कोई रिटायरमेंट टाइम होता है क्या? नहीं होता जी, आजीवन काम करते हैं, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवोकेसी आप कर सकते हैं कई कई बार। ठीक है, लेकिन सर जो गवर्नमेंट के सर, होते जज अगर होते हैं उनके लिए उनके लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी जैसे देखिए, अभी जो अटॉर्नी जनरल है, कितने साल के अटॉर्नी जनरल पता है आपको? गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अरे गूगल कर लो भाई, याद रहेगा। हाँ 90 ईयर्स से 90 ईयर्स के अभी हो हैं, जाएंगे ना 90। 90 ईयर्स के हैं, और तब भी प्रेसिडेंट साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल और कर लीजिए सर, 1 साल और कर लीजिए। तो जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो फिर एज ज्यादा मायने नहीं रखता। मतलब 90 साल की उम्र में अटॉर्नी जनरल काम कर सकता है, और जजेस को आप 65 में रिटायर कर रहे हो। क्या बात, क्या बात है, ऐसा कैसे होगा? तो 90 साल में ये पूरे कोर्ट में घूम घूम करके बहुत जबरदस्त वो करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो जजेस को आप 65 में रिटायर कर देते हो, और 90 साल होने के बावजूद भी ये कहते हो कि सर 1 साल और कर लीजिए, मेरे गवर्नमेंट को बचा लीजिए। अभी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अभी स्पेशल रिक्वेस्ट करने के बाद प्रेसिडेंट साहब का स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया है अटॉर्नी जनरल को कि 1 साल और कर लीजिए, 1 साल और देख लीजिए, हमें कोई कॉम्पिटेंट मिलेगा तब तक मैं सर्च कर दूंगा। और उसके बाद तब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्रेसिडेंट साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे ठुकरा दे। बोले वैसे तो मूड नहीं था, लेकिन अब महामहिम स्वयं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे मैं ठुकराऊं? ठीक है सर, कर देंगे 1 साल और। तो 90 साल की उम्र में आपको इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जजेस में ऐसा क्या है भाई? जजेस खाना नहीं खाते क्या? 65 में रिटायर कर दोगे उनको? बताइए, 65 और कितना हो गया, 65 70 और 20, मतलब आप समझो कितना, 25 साल का डिफरेंस है, छोटा मोटा है तो ठीक है, तो इसमें एज नहीं होता है। ठीक है, सर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आराम से जाके एज एडवोकेट काम कर सकते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका तो वो वहाँ टाइम पीरियड खत्म हो जाता होगा ना? नहीं कर सकते वो, कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट जज होने के बाद। ठीक है, वो जुडिशियल और भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, कोई कमीशन है, या फिर जुडिशियल इंक्वायरी जो होती है, ये सब में वो उनको दिया जाता है। ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, इस तरीके के और भी कमीशंस बनते रहते हैं, और भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है, वहां पे चीजें होती है, तो वहां पे कर सकते हैं आप। लेकिन एज एन एडवोकेट यू कैन नॉट वर्क, क्योंकि आप हाईएस्ट कोर्ट के जज हैं, अब नीचे की अदालत में आप कैसे करेंगे? ठीक है, एक अपना गरिमा होता है जज का, तो वो चीज है। हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले फिर कौन सा अदालत में जाएंगे? है ही नहीं कोई अदालत उससे ऊपर, तो नहीं कर सकते वो चीज। हालांकि कोई दूसरा पोस्ट पे वो उनको राज्यपाल बना दिया, अभी देखो रंजन गोगोई साहब को बना दिया राज्यसभा का मेंबर, इस तरीके की चीजें होते रहती है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ। ठीक है, ये चीज है। और कुछ और पूछना है, मन में कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं? नो सर। ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजें हैं यहाँ पे। कहता है कि सिमिलरली इंडियन प्रपोजल्स फोकस ऑन इनहेंसिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ फॉर द जजेस। इट इज डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देम एक्सेल इन देयर सर्विस लाइक देयर काउंटर पार्ट जजेस इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन। मैंने बताया आपको फॉरेन जुरिस्डिक्शन में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ये सब का एग्जांपल दिया, तो यही बता रहा है कि किस लिए एज को बढ़ाना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली सेवरल सीनियर लॉयर्स, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एक और ड्रॉबैक जो है कि जो सीनियर लॉयर हैं, जिनके पास रिक्विजिट स्किल है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है, उसके बावजूद भी वो जजशिप में ज्वाइन नहीं करते। उसका कारण है कि रिटायरमेंट एज बहुत कम है। मान के चलिए एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, अब यदि वो ज्वाइन कर लिए सुप्रीम कोर्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है अगले 1 साल में
वो जो है 1 साल काम करेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। और जब रिटायर होंगे तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते फिर वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आप रिटायर हुए हैं, फिर क्या करोगे? वही चीज हाई कोर्ट में है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिमिलरली several senior lawyers with requisite expertise and experience declined to accept judgeship due to the lower retirement age of 62 years, especially in the High Court. By an enhanced age, this problem could be rectified as advocates would have greater incentive to forego their individual legal practice and function in the role of judges. अब देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। देखिए जो वकील होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, जजशिप को बहुत जो अच्छे वकील होते हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं। उनके पास जब ऑफर आता है सीजीआई का कि क्या आप जज बनना स्वीकार करेंगे, तो बहुत सारे जो अच्छे वकील होंगे वो रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं साहब, अपना काम आप स्वयं संभालिए, हमसे नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्या है? उसका 2 कारण है। एक कारण तो यहाँ पे मेंशन है, दूसरा कारण यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, एक जो मेंशन है पहले हम उसकी बात कर लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इंटेंशनली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया यदि मान के चलो कि कोई 60 साल का वकील है, क्योंकि अच्छा वकील एक्सपर्टीज के साथ ही बनता है, तो 60 साल का वकील है और उसके बाद 60 साल के उम्र में उसको यदि आता है मौका कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए या हाई कोर्ट के जज बन जाइए, उस सिचुएशन में यदि वो एक्सेप्ट कर भी ले तो 5 साल बाद तो वैसे भी रिटायर होना उसको, और रिटायरमेंट हो जाएगा तो फिर कौन से अदालत में करेगा प्रैक्टिस? अभी तो हाईकोर्ट में बढ़िया सा प्रैक्टिस है उसका जो है। तो उस सिचुएशन में रिफ्यूज कर देते हैं वकील कि ना 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 नहीं करना, क्योंकि रिटायरमेंट एज कम है। यदि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, 70 कर दिया जाए, 80 कर दिया जाए, तो वो भी इंसेंटिव होगा, उनको इंसेंटिव होगा। बहुत सारे, राम जेठमलानी को ऑफर आया, उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, आपके बड़े बड़े वकील जिनका नाम आप देखेंगे सारे लोग ठुकरा दिए जजशिप को, नहीं जज नहीं बनना, मुझे वकालत ही करना है। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है। यदि रिटायरमेंट एज, यही बात कर रहा है यहाँ पे कि यदि रिटायरमेंट एज बढ़ जाता तो शायद क्या होता कि वो एक्सेप्ट कर लेते उसको। दूसरा कारण यहाँ पे ये है, दूसरा कारण ये है कि जो एस्टेब्लिश्ड वकील होते हैं वो हर दिन हर हियरिंग का वो 25 लाख, 30 लाख, 25 लाख इस तरीके से 2-4 मिनट आर्ग्यू करने का लेते हैं। तो इतना ज्यादा हैवी फाइन होता है उनका, महीनों में वो करोड़ों का कमाई करते हैं। और जज का महीने में क्या होगा, वही वाला गवर्नमेंट का जो है बहुत, 2 लाख 2.5 लाख जो भी चीज जैसे भी है, जुडिशियल पे सर्विस कमीशन आप देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो राष्ट्रपति का होता है यहाँ। तो ऑब्वियसली बात है जज का उससे कम ही होगा, 2-2.5 लाख के आसपास होगा। तो 2-2.5 लाख तो मतलब एक केस को देखने में ये ले लेते हैं, हर दिन का इतना इनका आमदनी है। तो एक महीने में 2 लाख के लिए एक महीना क्यों काम करेंगे ये? ठीक है, तो पैसा का फैक्टर भी आ जाता है। पैसा वाला बात यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है। ठीक है, तो पैसा का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वकील एस्टेब्लिश्ड हैं वो क्यों जजशिप लेके? क्योंकि जो 2.5 लाख में वो पर मंथ कमाएंगे, हालांकि इसके बाद बहुत सारा पावर उनके पास है, बहुत सारा इम्यूनिटी उनके पास है, बहुत सारा फैसिलिटीज और भी हैं, कार है, ये है, वो है, बंगला है, पावरफुल है, वो अलग बात है। लेकिन पैसे की यदि बात करें तो वकील उनका हर दिन का वो खर्चा है। अब यदि कोर्ट में चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा एरिया में जो कार पार्किंग है वो जज वाला है और कौन सा में वकील वाला है। जिस पार्किंग में देखेंगे कि बढ़िया बढ़िया BMW, मर्सिडीज और ऑडी और ये सब है, आप अपने आप समझ जाना कि ये वकील वाला एरिया है कार पार्किंग का। और दूसरा जो जज वाला होगा उसमें वही गवर्नमेंट वाली जो चीजें होती है उस तरीके से होंगी। तो पैसा चूंकि ज्यादा है एडवोकेसी में, तो जो अच्छे वकील होते हैं वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा भी आप जब तक बढ़ाओगे, और कितना बढ़ाओगे, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है वकालत और डॉक्टरी, ये ऐसा है कि आप पैसा अनलिमिटेड है, आप क्या करोगे, आपका स्किल पे यहाँ पे डिपेंड करता है। एक दिन में हो सकता है 10 केस रहो, हर दिन हर केस का आप हो सकता है 20 लाख रुपया चार्ज करें। तो वो, लेकिन टाइम, वो मैं एक हाई लेवल वकील की बात मैं कर रहा हूँ। जब एक्सपर्टीज की जब हम बात करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आखिर इतना सारा इंसेंटिव जब है, इसको छोड़ करके फिर वो क्यों फालतू का उसके चक्कर में पड़ेंगे कि 5 साल बाद तो फिर रिटायरमेंट ही होना। समझ में आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या मैं बता रहा हूँ? यस सर, समझ में आ गया। लेकिन फिर वही यदि पैसे की बात करें, वैसे कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब में, तो जजेस का सैलरी बहुत अच्छा है, IAS ऑफिसर से पहला ही रैंक पे बहुत अच्छा है, उनसे ज्यादा सैलरी।
लेकिन हम ओवरऑल हम प्रोफेशन की यदि बात करें, क्योंकि लॉ प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो वकील, जज और लॉ प्रोफेसर तीनों आते हैं एडवोकेसी के प्रोफेशन में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हाईली पेड जो है वो वकालत है, वकील का है, क्योंकि इनमें अपना डिपेंडेंस होता है कि जो मर्जी है वो करेंगे, जितना मन होगा उतना करेंगे चार्ज। मेरी मर्जी, किसी क्लाइंट से हम 10,000 रुपया लें, किसी से हम 1,00,000 रुपया लें, उसी केस के लिए, सिमिलर केस के लिए, मेरी मर्जी। मेरे ऊपर कोई बता नहीं सकता कि कितना पैसा आपको लेना चाहिए, मेरी मर्जी। हमको अच्छा लगा ये क्लाइंट, हमें कम लेंगे, मेरी मर्जी। इसको मुझे लगा ज्यादा लेना, ज्यादा लेंगे। कोई ऐसा यूनिफॉर्म चीज है नहीं। जजेस का तो फिक्स सैलरी है ना। वो बात है, वो भी चीज है, और रिटायरमेंट एज का भी, दोनों फैक्टर ऐड हो जाता है तो बाद में चीजें अलग होती है। हालांकि वकालत में शुरुआती दिनों में काफी प्रॉब्लम होता है, एकाएक आप नहीं बन जाते, समय लगता है। तो ये चीज यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बाय एन एनहेंस्ड एज दिस प्रॉब्लम कुड बी रेक्टिफाइड as advocate could have greater incentive to forego their individual legal practice and function in the role of judges. Further, the relatively early retirement age in India is often linked to the declining quality of the judicial service. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब भी अर्ली रिटायरमेंट एज की बात करते हैं तो डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ जुडिशियल सर्विस से इसको लिंक करा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सपर्टीज आएगा, और एक्सपर्टीज आएगा तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, रिफाइन चलेगी, अच्छा जजमेंट आएगा, अच्छा चीज होगा। तो ये भी चीज यहाँ पे है, इसको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। एंड द इनएबिलिटी ऑफ अ जज to properly effectuate the stipulated judicial workload. Overall, the proposals mention that such issue could be taken care of if the retirement age of the judges would be increased. तो यदि इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, और क्वालिटी ऑफ जस्टिस में भी इनहेंस आएगा, मतलब इनहेंसमेंट आएगा, वो भी बढ़ेगा, अच्छा होगा। क्योंकि वहां पे एक्सपर्टीज की हम बात करेंगे, एक्सपर्टीज जब आएगा तो अच्छा जजमेंट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो न्यू कमर्स होंगे वो लेट से ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके लिए भी तो है ही, थोड़ा डिले कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ये चीज है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अब कब होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए, ताकि इंसेंटिव मिले जजेस को और वो अच्छे से काम कर पाए। जब वो बिल्कुल फुल्ली एक्सपर्ट हो जाते हैं तब उनको रिटायर कर दिया जाता है। कम से कम 10 साल बढ़ा सकते हैं, कम से कम 10 साल, 65 से 75 तो कर ही सकते हैं। यदि आप पूरे लाइफ टाइम ना करो, यूएस में तो पूरा लाइफ टाइम कर दिया, लेकिन 75 तो कम से कम कर दो, ताकि जो जब मेन जैसे होता है ना कि जब आप पेड़ बोते हैं उसके बाद उसको सींचते हैं, उसके बाद उसको जो है कटिंग करते हैं, जब फ्रूट लेने की तोड़ने की बात आती है तो पेड़ को ही काट देते हैं, मतलब आप जज को रिटायर कर देते हैं। अरे वो उस समय पे रिटायर कर रहे हो आप जब वो बहुत अच्छे पोटेंशियल पे हैं, अच्छा जजमेंट दे रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस सिचुएशन में थोड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि वहां तक फिर से एक नए बंदे को पहुंचने में, एक नए जज को उस लेवल तक पहुंचने में फिर से 40-50 साल का उम्र लग जाता है, और जब तक वो पहुंचता है तब तक फिर से रिटायर हो जाता है। तो कभी आप वो ग्रोथ वाली चीज एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये कारण है। गवर्नमेंट का इसमें अपना पर्सनल वो चीज है, और यही कारण है कि यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही है। ये टॉपिक समझ में आया? कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन ऐसा समझ में नहीं आया हो तो आप बताइए, ताकि हम इस पे डील कर सकें, और बाकी हम दूसरा टॉपिक फिर से हम स्टार्ट कर सकें। कैसे बनते हैं? क्या क्या? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस कैसे बन जाते हैं? मतलब जज सुप्रीम कोर्ट में जज हैं बहुत सारे, तो सर सीजीआई के लिए कौन होता है नॉमिनेट, या कुछ होता है ऐसा कुछ प्रोसीजर? हाँ, कोर्ट के हिसाब से होता है? ना ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो अभी तक हमारा ट्रेंड रहा है, यदि हम 1-2 बार छोड़ दें, इंदिरा गांधी के समय को छोड़ दें, तो जो चीफ जस्टिस बनने का जो तकाजा है वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को सीजीआई बनाया जाता है। तो अभी तक जो सीनियरिटी के बेसिस पे ही होता है, और इंदिरा गांधी के समय में 1-2 बार ब्रीच कर दिया गया था इस चीज को, जो जूनियर जज थे उनको बना दिया गया था। तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी तक यही चीज है कि कॉलेजियम उन्हीं के नाम को सीजीआई के लिए फॉरवर्ड करती है जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस अभी तक चल रहा है। हाँ, कोई जज मतलब बिना सीजीआई बने हुए भी निकल जाते हैं। हाँ, तो वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उससे सीनियर जज ऑलरेडी होते हैं जो सीजीआई होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका यदि 65 साल पूर गया तो फिर वही खत्म हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि 65 साल जो है वो तो एक्सटर्नल है, मतलब एक्सट्रीम है, उससे ऊपर तो जा नहीं सकते हैं आप। तो डिपेंड करता है, यदि आपका एज बचा हुआ है और यदि सीनियर है तो जज बन जाएंगे आप, सीजीआई बन जाएंगे, नहीं है तो उससे पहले रिटायर हो जाएंगे, सीजीआई नहीं बन सकते। वही चीज है। एज अभी अभी जो प्रैक्टिस में है वो है कि आप सीनियरिटी के बेसिस पे ही किया जाता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं है।
एक दो बार किया गया, लेकिन उसका बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ और चीजें बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट कभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, हालांकि ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं है, हालांकि ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो सालों से चला आ रहा है। ठीक है, वो वाली चीज। हाँ बताइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सर अगर 2-3 जज हों और उनका जैसे सीनियरिटी जो लेवल है सेम है, तब उस केस में क्या होगा? वैसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग तो है नहीं, मुश्किल से 30 मतलब 33-34 लोग हैं अब तो। पहले तो 30 ही थे। पहले तो शुरुआत में जब स्टार्टिंग था सुप्रीम कोर्ट का, तो 7 जज थे, 7+1, और बढ़ करके 33+1 हुआ। तो 33+1 में इस तरीके का कभी सिचुएशन बहुत ही अनयूजुअल है कि दोनों का एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ सेम हो, बड़ा मुश्किल है। और बात सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की नहीं है, बात है कि कब आप सुप्रीम कोर्ट में आए। जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ना आप कभी ना कभी, तो सुप्रीम कोर्ट में कब आए उसके हिसाब से भी सीनियरिटी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना समय आपने बिताया। तो 2 लेवल पे बनता है, एक तो एज के हिसाब से, दूसरा आप कब आए सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे ऐसे जज होंगे, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसे जज हैं जो 45 साल के उम्र में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, या 50 साल के उम्र में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में वो ज्यादा दिन तक सर्व किए। अब कोई जो है हाई कोर्ट में रिटायर होने वाले हैं, 62 साल होने ही वाला है कि 1 महीना पहले आ गए, तो अब 65 उनको कर दिया जाएगा जरूर। लेकिन यहाँ पे जो सीनियरिटी वाइज जो है, जो इतना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका सीनियरिटी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। वो चीज वैसे भी 1 साल बाद रिटायर कर जाएंगे वो चीज। तो ऐसा आता नहीं है, यूजुअली आता नहीं है। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, डेट ऑफ बर्थ में हो जाए या फिर इंडक्शन ऑफ मतलब जजेस जिस दिन आपको बनाया गया उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत जरूरत होता है तो कई बार किसी चीज को डिले कर दिया जाता है, थोड़ा 1-2 महीना डिले कर दो ताकि सीनियरिटी बरकरार रहे। बहुत सारा टेक्निकलिटी होता है इसमें। ठीक है, वो चीज है। समझ में आया? अनयूजुअल है ये चीज। और बताइए, कुछ और क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अभी जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा जी जो थे, वो ज्यादा सीनियर नहीं थे बोबड़े जी से? ना 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 ना, उनसे सीनियर नहीं थे। उनसे सीनियर होते तो क्योंकि उन्हीं को वो बनाया पहले जाता। रिटायर हो गए सर, हाँ रिटायर हो गए। पहले रिटायर हो गए। नहीं नहीं, आप नहीं समझे बात को। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें डबल लेयर पे होता है कि आप कितना दिन तक सर्व किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इनका जब ज्वाइन किए होंगे ना तो उसमें डिफरेंस होगा। ये जो ज्वाइन किए होंगे उसमें डिफरेंस होगा। जब आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान के चलिए एक 7-10 साल तक यदि किया है काम सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ज्यादा सीनियरिटी हो गया ना उसका। तो एक तो ये लेवल हो गया, और दूसरा फिर ये भी ध्यान में रखना कि 65 क्रॉस ना करें। तो 2 लेवल पे बनता है, इस तरीके से होता है। समझ में आ गया बात? बाद में ज्वाइन किया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो चीज वैसे होता है, डबल लेयर पे होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जितना ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सीनियरिटी मिलेगी ना। तो क्योंकि कैडर अलग हो जाता है, हाई कोर्ट का कैडर अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। तो उस तरीके से जब आप जाते हैं वहां पे, वहां से स्टार्टिंग हो जाता है। और जो बार है कि 65 साल आपका नहीं होना चाहिए। तो 2 तरीके से इस पे काम होता है। समझ में आ गया बात? जी सर। और कुछ बात? नहीं, आगे बढ़े क्या? यस आगे Yes, बढ़िए। चलिए ठीक है, अब 4 मिनट बचा है, तो मैं नहीं चाहता कि इसी में ये कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये जो आधे घंटे वाला सिस्टम है ना, मुझे एक्चुअली पसंद आ गया। क्योंकि एक तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और एक लेक्चर आधे घंटे से ज़्यादा होने के बाद वो कंसंट्रेशन वैसे भी लूज हो जाता है। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक इस तरीके से प्रिपेयर कर लेता हूँ कि आधे घंटे में उसको निपटा ही देता हूँ किसी तरीके से। ठीक है, और मेरे ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि आपको आधे घंटे में चीज़ें बतानी ही है। तो फालतू का कई बार कुछ चीज़ें हो जाती है, एग्जाम्पल्स आप इधर उधर का लेते हैं, तो वो चीज को आप कटेल करके एक सिस्टम से, वो ज्यादा सही होता है मेरे लिए। तो मैं जानबूझ करके आधे घंटे के अंदर ही टॉपिक को समाप्त करता हूं। तो मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूं, उसके बाद में ही दूसरा स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज फिर दोनों वो हो जाए। आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 मिनट है। हाँ एक अभी पूछ लेता हूँ सर, लेकिन इससे अलग है सर, वो कंगना वाली वीडियो से है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछिए। उसमें सर मैं एक कंफ्यूजन हो रहा है, जो एक तो पार्टी सर कंगना रनौत हो जाएंगी, तो दूसरी पार्टी सर वो एडवोकेट होंगे या स्टेट होगा? चूंकि वो एडवोकेट पर्सनली किए हैं, स्टेट के पार्ट नहीं है, वो सरकारी वकील नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मैं किसी के अगेंस्ट केस कर दूं, तो एक पार्टी तो मैं ही रहूंगा ना, दूसरा पार्टी जो हुआ है वो रहेगा। तो उस सिचुएशन में
यहाँ पे ये होगा, एक तो कंगना होंगी और दूसरा जो है एडवोकेट होगा। अब देखिए यहाँ भी टेक्निकलिटी है, यदि वो क्रिमिनल ऑफेंस है, यदि वो क्रिमिनल ऑफेंस है तो ध्यान में रखिएगा कि क्रिमिनल ऑफेंस में बाय डिफॉल्ट स्टेट एक पार्टी होती है। क्रिमिनल ऑफेंस में बाय डिफॉल्ट स्टेट एक पार्टी होती है। मैं यदि किसी को सेक्सुअली हैरेस करूं, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जिसको मैं कर रहा हूं वो एक पार्टी, और मतलब मैं एक पार्टी, और दूसरा जो पार्टी होगा वो स्टेट होगा, जो जिसको किया गया हैरेसमेंट उसके तरफ से वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टी हो कई बार जरूरी नहीं होता है, मल्टीपल पार्टियां भी होती है। कोई जजमेंट को यदि आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे पार्टियां होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी हाथरस का कांड हुआ, उसमें देखिए क्या बोला कोर्ट कि आप इंडिविजुअल पार्टी सबको बनाइए, डीजीपी को बनाइए, डीएम को बनाइए, सेक्रेटरी को बनाइए, सबको इंडिविजुअल पार्टी बनाइए। तो यहाँ पे एक ही केस है, पार्टी लेकिन अलग अलग है, डिपेंड करता है। पार्टी बनाने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो बेस्ट अपने इस पार्टिकुलर केस में जो बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं उनको पार्टी बना लिया जाता है। जो सिविल मैटर्स है उसमें तो पता नहीं मल्टीपल पार्टियां होती है, पता ही नहीं चलेगा, दादी जी, दादाजी, ताऊ जी, ताई जी, फूफा जी, सारे लोग पार्टी होते हैं जमीन जायदाद के झगड़े में, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारा, तो ये जो चीज है स्टैंडर्ड की, हम जो मानते हैं कि एक पार्टी और दो ही पार्टी से चलेगा, ये चीजें नहीं होती, कई बार मल्टीपल पार्टी होती है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए हैं उसमें स्टेट बाय डिफॉल्ट पार्टी बन जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वकील साहब जो कि केस किए हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भी रहेंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि दो ही पार्टी अल्टीमेटली काम करेगा, बहुत सारे मल्टीपल पार्टियां भी तो होती है, वो भी उस तरीके से होगा। स्टेट पार्टी होगा क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें स्टेट भी पार्टी होगा। समझ में आ गया बात? जी सर, और अरेस्ट भी किया जा सकता है सर इसमें? बिल्कुल किया जा सकता है, जो धाराएं लगाई गई है। बिल्कुल 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 किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, डिपेंड करता है। चाहे तो अरेस्ट कर ले पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो सकता है, मतलब नॉर्मली जैसे चलता है वैसे चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत बड़े हस्ती हैं और ये स्टार हैं तो अपने जमाने अपने उसमें होंगे, बॉलीवुड और हॉलीवुड जहाँ जो है वो होंगे। आप कोर्ट में जैसे अभी रिया चक्रवर्ती को जब दे रहा था मुंबई हाईकोर्ट ने बेल दिया उनको, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हार्डली मैटर से आप दूसरे वाला पार्टी ने ये कहा कि ये तो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली लेडी है, यदि बाहर जाएगी तो इन्फ्लुएंस करेगी इस सिस्टम को। तो बोला नथिंग डूइंग, करना तो इन्फ्लुएंस से क्या फर्क पड़ता है, हम जो स्टार हैं और ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं इनके लिए अलग से कोर्ट थोड़ी ना बनाएंगे, तो इन्फ्लुएंस करेंगे जाने दो, हमें तो लॉ को देखना है। लॉ कहता है कि इसको बेल दिया जाए, दे दो बेल, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है नहीं है, उससे वो देखने लगे तब तो हो गया फिर, ठीक है, वो चीज होता है, वैसे होता है, ठीक है जी सर। और कोई सवाल? बस अब खत्म होगा ये 1 मिनट में, और उसके बाद फिर हम रिमूवल ऑफ जजेस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग एक्चुअली जानते हैं इस टॉपिक को, बट फिर भी इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में, ताकि क्लियरिटी आपको आ जाए कि किस तरीके से होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो जरूरी है। क्वेश्चन क्या क्या आएगा एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि ये चीज रट लो, इसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको।